Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start this paper right now, but so this is Feb&March 2023, right? ये 2023 का पेपर है आपके पास Feb&March का जो कि हमने आज करना है. And this is again the same pattern, 1 hour and 15 minutes, 60-mark paper. We need to attempt all the questions. So let's start this. Right? Bismillahirrahmanirrahim. हम इसको start करने जा रहे हैं और सबसे पहला question आपके सामने आ गया है ये. Question number 1 is saying, Bacho, that the following electronegativity values of elements can be used to predict the chemical properties of compounds, right? Using the information in table 1.1, answer the following questions. You can see the table. The part A1 is asking about the electronegativity. Define electronegativity. What is this? This is actually the power of an atom to attract a sheer pair of electrons towards itself. So we can write this definition over here. The power of an atom to attract the sheer pair of electrons toward itself. The shared pair of electrons towards itself. अपनी तरफ जब वो खींचता है किसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम उस पावर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर करते हैं. राइट. देन second part is saying oxygen and sulfur are in group 16. Explain the difference in the following electronegativity values of oxygen and sulfur. You can see this. Oxygen की electronegativity की value is 3.5 and sulfur की 2.6. And what is the difference between these two? क्यों है ये difference? क्या है ये difference? We need to discuss this, right? So you can say that oxygen का जो आपके पास न्यूक्लियर चार्ज होता है या जो प्रोटॉन नंबर होता है वो आपके पास कम होता है, राइट? जबकि आप कह सकते हैं कि सल्फर का न्यूक्लियर चार्ज या प्रोटॉन नंबर ज्यादा होता है. और यू कैन इवन से दैट ऑक्सीजन जो होता है उसके पास शेल जो होते हैं आपके पास कम होते हैं. जब शेल कम होते हैं तो डेफिनेटली शील्डिंग इफेक्ट कम होता है. इस वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो अट्रैक्शन हो सकती है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन हो सकती है वो ज्यादा हो सकती है. इस वजह से यू कैन से दैट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होती है. तो अगर आप ऑक्सीजन को लेके डिफाइन करें तो एज यू विश, सल्फर को लेके डिफाइन करें तो एज यू विश. सो यू कैन से दैट द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ऑक्सीजन is lesser. The nuclear charge of oxygen is lesser, right? And the number of shells covered by oxygen are also lesser than sulfur. Or you can even say that, and the shielding effect of oxygen is also lesser. दोनों चीजें ही आपके पास कम है. जब ये कम है तो आप कह सकते हैं there would be a greater attraction for nucleus in oxygen. ठीक है. So therefore greater attraction and net attraction for nucleus in oxygen. न्यूक्लियस की तरफ से जो अट्रैक्शन हो रही होगी वो ज्यादा होगी. जी बेटे. न्यूक्लियर चार्ज वाली बात बता रहे हैं. अच्छा देखो इसको मैं आपको इस तरह डिफाइन करके दिखाता हूँ ताकि आपकी बात समझ में आ जाए कि भाई ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर 8 है, सल्फर का प्रोटॉन नंबर है 60. अगर इनको आप ड्रॉ करते हो तो ये हो गया फर्स्ट शेल, ये हो गया सेकंड शेल. तो यहाँ पर आपके पास आ गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, पहले शेल में 2. अगर इसको ड्रॉ करते हो तो 1 2 3 हो गए आपके पास, ठीक है ना. तो पहले शेल में आपके पास आ गए 2, दूसरे में आपके पास आ गए 8 और फिर थर्ड में आपके पास आ गए 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो दीज आर 2 डिफरेंट एटम्स ऑफ ग्रुप 6. यू कैन सी दिस, ठीक है ना. अब आप देखें न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलते हैं. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं 8, इसमें कितने हैं 60, ठीक है. जब आप शील्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द शेल्स. आखिरी शेल को हटा के जो अंदर वाले शेल्स होते हैं वो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं.
तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, इसमें रिपल्जन 2 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, यहाँ पर रिपल्जन आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट दोनों का न्यूक्लियर चार्ज सेम है, आप देखें कि एक्सीड जो कर रहा है 6 प्रोटॉन से आपके पास न्यूक्लियर चार्ज, नेट न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपके पास +6 है दोनों का। लेकिन क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है, जब साइज बड़ा हो तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी होगी वो आपके पास कम हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन के पास ज्यादा है, इस वजह से वो बाहर वाले किसी भी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। इसकी मिसाल बिल्कुल वैसी है कि जैसे सपोज आपके पास एक बहुत मोटा आदमी है और एक बहुत पतला आदमी है, ठीक है ना। अब एक बहुत मोटा आदमी और एक बहुत पतले आदमी को अगर आप दोनों को एक ही रोटी खाने के लिए दे देंगे तो डेफिनेटली वन रोटी इज नॉट इनफ फॉर द मोटा आदमी, ठीक है ना। तो ये सेम सीन यही है, दोनों का चार्ज +6 है, तो भाई सल्फर बड़ा है, ऑक्सीजन छोटा है, तो दोनों का चार्ज 6+ है, तो 6+ इज नॉट इनफ फॉर सल्फर बट इट इज इनफ फॉर ऑक्सीजन। तो चार्ज डेंसिटी जो ऑक्सीजन की होगी वो ज्यादा हो जाएगी और जो सल्फर की होगी वो कम हो जाएगी। ऑलराइट बच्चों, दैट इज व्हाई वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे ट्रैक कर लेगा, ठीक है। सर क्या हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है वो ऑक्सीजन में कम है, तो इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बिल्कुल, आप शेल की बात कर सकते हो, नंबर ऑफ शेल्स आर लेसर इन ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ शेल्स आर इन सल्फर आर ग्रेटर, दैट इज व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर लेसर इन ऑक्सीजन, सो इट कैन अट्रैक्ट मोर naturally in oxygen, right? सर मैं कह रहा हूँ कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच के जो डिस्टेंस होता है हम लोग वो लिख सकते हैं, द डिस्टेंस एटॉमिक बिटवीन रेडियस की बात ऑर्बिट्स। करें, एटॉमिक रेडियस की बात करें ना। यस सर। एटॉमिक रेडियस बेटे किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर में, ठीक है। अब एटॉमिक अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो यही एक ही बात होगी ना, एटॉमिक रेडियस भी तो हम जब हम लिख रहे थे इस बात को, जब हम इसको पढ़ रहे थे अपने पास, तो हम क्या बात कर रहे थे, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस कैसा रहता है आपके पास, जो है कम होता है, ठीक है ना। वो क्यों होता है, उसकी वजह यही है कि आपके पास डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो वो सारे कनेक्टिंग है ये पॉइंट जो आप कह रहे हैं, ठीक है। यस सर। चले आगे चलते हैं आपके पास, तो वो आप आगे आपसे कहता है कि लिथियम हाइड्राइड इज एन आयोनिक कंपाउंड, ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड की आपने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी है। देखो इसमें उसने बात नहीं की इस तरह की कि आपको लास्ट शेल बनाना है, उसने बोला आपको बस डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाना है। तो लिथियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसके शेल में बचेंगे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन और ये बन जाएगा +1। और हाइड्रोजन जो होता है उसके पास होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जब वो एक और इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा तो ये हो जाएगा आपके पास -1। so this is what dot and cross diagram for lithium hydride, right बच्चों। then they are saying suggest the shape of molecule of H2S, so the sulfur is here, both hydrogens on both sides, so it would be one of the, you can say that, non-linear shape. Just because of this you can see this सल्फर के पास 2 लोन पेयर्स भी हैं, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको बैंड शेप भी बोल सकते हो और आप इसको नॉन लीनियर भी बोल सकते हो, राइट बच्चों। सर एक सवाल है। जी बेटे। सर इन पार्ट बी जो आपने हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस बनाया है सर, उसमें एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सर्कल होगा और एक क्रॉस होगा, या फिर दोनों क्रॉस बनेंगे? बात आपने बिल्कुल ठीक है, एक आपके पास जो है एक सर्कल होना चाहिए, एक सर्कल बना देते हैं, ये आपके पास रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन है और लिथियम की तरफ से, उसको सर्कल बनाना चाहिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा लेकिन सर एक चीज और। अगर आप दोनों क्रॉस बनाओगे तो भी चलेगा जी। सर इन पार्ट 2 क्या हम लोग नॉन लीनियर की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं इट हैज अ बेंड शेप? ये मैंने आपको बताया कि आप इसको बैंड भी बोल सकते हो, ठीक है। हमने जब लिखा था तो हमने अपने पास बैंड ही लिखा था। देन write an equation that represent the first ionization energy of hydrogen। तो भाई हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, गैसियस एटम ऑफ हाइड्रोजन when lose electron and become gaseous ion of hydrogen, it would be what, first ionization of energy of hydrogen, right बच्चों। so remember that when 1 mole of electrons are lost by the gaseous atom, it would be known as first ionization energy, right बच्चों। and explain why there is no information given in table about 1.1 for the second ionization energy of hydrogen। क्यों नहीं है भाई, because हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही एक होता है, तो उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहां से आएगी, ठीक है ना। so you can say that hydrogen plus ion
has no electron. अब जब एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहां से आएगी? Then give the full electronic configuration of S2 plus. S2 plus. तो भाई S होते हैं आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आपके पास बन जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों? इट वुड बी 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देन 3s2 and 3p2, so it would be 14 इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट बच्चों, राइट बच्चों? सर Yes, sir. ओके, देन कार्बन सर डाइऑक्साइड। जी बेटे। सर सी के पार्ट 2 के अंदर हम लोग ये लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो देयर इज नो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। बिल्कुल लिख सकते हैं। हाइड्रोजन एटम के बारे में लिखेंगे तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी एक ही आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अगर आप हाइड्रोजन आयन के बारे में लिखेंगे तो उसके पास एक भी आयन नहीं होता। तो दोनों आंसर आप लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट डज नॉट हैव अ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। दैट्स फाइन, राइट? ओके सर। Then here we have the part which is saying carbon dioxide and sulfur dioxide are acidic gases. Write an equation for the reaction of sulfur dioxide with water. So we know that when sulfur dioxide dissolved in water, it would form sulfurous acid. When sulfur trioxide dissolved in water, it forms sulfuric acid. So it would form H2SO3. Right, bacho? Yes, sir. And then write an equation for the reaction of SO2 with NaOH. So that's same. You can see this. The anion for you is SO3 when you dissolve SO2 in water. So the anion is SO3, 2 minus charge hota hai iska. Then when you are going to react it with what? NaOH aqueous. So definitely it is going to form sodium sulfide. So when SO2 reacts with NaOH, it would form what? And acid reacts with base, it would form what? Salt and water. ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा था SO3 ताकि आपको याद रहे कि आपने anion कौन सा लगाना है सोडियम के साथ, ठीक है? Then construct an equation for the reaction of carbon dioxide with magnesium hydroxide. Carbon dioxide is also acidic. Magnesium hydroxide is basic. So when they react together, they will form salt and water again. So carbon dioxide is acidic. Magnesium hydroxide is alkali. So when they react together, they will form what? Salt, which is carbonate salt, and water. Right, bacho? Yes, sir. Sir, Yes. जी बेटे, CO2 aqueous होगा? क्या चीज? CO2 CO2 Take आपके पास यहाँ पर इस वक्त तो इन्होंने गैस की बात की है, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ CO2 विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास रिएक्शन के बाद जब पानी बन रहा है तो इसका मतलब ये एक्वस होना चाहिए, ठीक है? SO2 भी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है तभी वो कार्बोनिक एसिड बनाती है। जब वो कार्बोनिक एसिड बनाएगा तभी वो कार्बोनेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है? अदरवाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इनसॉल्युबल है, वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके ऊपर एब्सॉर्ब होगी तब जाके रिएक्शन होगी। खैर, दिस इज द इक्वेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेट्स मूव ऑन। दैट द part E is saying complete the table 1.2 by placing a tick to show which of the following compound has molecule with an overall dipole moment. Okay, so compounds are given carbon dioxide, sulfur dioxide, carbon disulfide, and ये आखिरी वाला कौन सा है आपके पास? कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन, इसमें कुछ दिया हुआ है SCO। तो ये पूछा है आपसे बस ओवरऑल डायपोल मोमेंट किस किस में होगी। तो बच्चों किस किस में हो सकती है? सर SO2 एंड SCO। SO2 में हो सकती है। SO2 की वजह क्या होगी बच्चों? कैन यू प्लीज टेल मी? क्योंकि इसके पास क्या है आपके पास? सर लोन पेयर्स है, इस वजह से आई गेस। लोन पेयर्स हैं सल्फर के पास। वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन? सर देयर इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, दैट्स व्हाई। आपकी आवाज स्लो आ रही है, क्या कह रहे हो? Sir, there is a difference between electronegativity of sulfur and oxygen, that's why. Yes, absolutely. There is a difference in electronegativities of sulfur and oxygen. That is why it is going to produce overall dipole moment. Very good, beta. Mashallah. Very good. Then let's move on towards the second part. At 150 degrees centigrade and 103 kilopascal,
all the compounds listed in table 1.2 are gases. Under these conditions, 0.284 grams of one of the compound occupies a volume of 1.7 centimeter cube. Use this information to calculate the MR of the compound, hence the identity of the compound as well. तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे बच्चों? सबसे पहले तो अगर आप इस फॉर्मूले को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं PV is equals to nRT. And क्या होता है आपके पास number of moles होते हैं, तो we can even write mass over MR for this. Then we can send MR over there and PV over here. So this would be the formula in which you can put the values and get the answer, right? So here we have mass, which is 0.284 grams. R की value is constant, which is 8.31. Temperature over here is temperature का है भाई 150 है, तो 150 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो it should be added to 273 plus 150 क्या हो जाएगा आपके पास 423 हो जाएगा भाई. तो 423 आपके पास केल्विन टेम्परेचर आ गया. देन आपके पास नीचे है प्रेशर, तो प्रेशर आपके पास किलो पास्कल में, आपको उसको पास्कल में रखना पड़ेगा. सो यू नीड टू मल्टीप्लाई विद 1000, राइट? एंड देन आफ्टर दिस वी हैव वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमारे पास है सेंटीमीटर क्यूब में, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में. तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁶. ऑलराइट बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर कितना आ रहा है? आपके पास आंसर आ रहा है almost 76.3. इतना आपके पास आंसर आ रहा है 76.3. तो ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है बच्चों? 76.3 किसका आंसर हो सकता है? अब आप देखें, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं तो इसका तो आपके पास 44 होता है ना. इसको अगर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा? ये 64 हो जाएगा ऑलमोस्ट. ये आपके पास कितना हो जाएगा? कार्बन होता है 12, और ये हो जाएगा आपके पास 64 12, 64 and 12, 76. तकरीबन ये आंसर होगा आपके पास. तो CS2 would be the right answer. Alright बच्चों, जी सर. चलें आगे चलते हैं. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है the group 2 elements magnesium to barium are all silvery white reactive metals. Draw a label diagram to show the bonding and the structure of the group 2 metals at room temperature and pressure. ठीक है भाई. अब देखो, मेटल्स की स्ट्रक्चर आप हमेशा वैसा ही बनाओगे जैसे मैंने आपको बना के दिखाया था इससे पहले भी एक पेपर में. तो पहले आप एटम्स बना दें. ये हो गया आपके पास एटम्स. ये मेटल्स के एटम सारे एक बराबर होने चाहिए. ठीक है, ये आपने सारे एटम्स बना दिए. ठीक है, ये सेम मेटल है तो इसके एटम्स हमने बना दिए. और एटम बनाने के बाद हम क्या करेंगे? इनके दरमियान आप पॉजिटिव चार्ज दिखाइए. पॉजिटिव चार्ज दिखाने की वजह यह है कि आपके पास वी नो दैट मेटल्स की खुसूसियत ये होती है कि वो क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने ही स्ट्रक्चर में लूज कर देते हैं, डीलोकलाइज कर देते हैं. तो उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं. साथ साथ इनके इलेक्ट्रॉन्स आप दिखा दीजिए कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज हैं, तो आप जगह जगह नेगेटिव दिखा दीजिए. तो these are what delocalized electrons. So this is very important structure to keep remember बच्चों. ये आपके पास आजकल बड़ा ये कॉमन है ये क्वेश्चन, तो आप इसको दिखा सकते हैं. ठीक है, तो 1 mark for the correct diagram you have, और 1 mark for the correct electrons that you showed over here. और अगर आप इसको मेंशन कर देंगे तो that would be perfect thing. then positive ions, तो इसको लेबल भी कर दिया हमने भाई. और ये हो गया आपके पास delocalized electrons. All right बच्चों, we know that the electrostatic force of attraction between positive ions and delocalized electrons are actually known as what? Metallic bonding. All right, then explain why magnesium has a higher electrical conductivity than sodium. मैग्नीशियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सोडियम से ज्यादा क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम के पास ज्यादा delocalized electrons हैं. So you can say that magnesium has more delocalized electrons than sodium. मैग्नीशियम के पास सोडियम से ज्यादा delocalized electrons हैं. That is why they are highly, or you can higher electrical conductor. ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है write an equation for the reaction of magnesium with cold water
और ये आपने याद रखना है कि मैंने आपको उस वक्त भी बताया से मैं आपको करा रहा था कि भाई कोल्ड वाटर से रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, और अगर स्टीम से रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। मैग्नीशियम को अगर आप ठंडे पानी में डालकर छोड़ देंगे तो यू वुड सी दैट कि आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, नॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनेगा। और अगर स्टीम से रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये डिफरेंस याद रखना है, ये बहुत आती है क्वेश्चन पेपर में। Then C part is saying identify a single reagent that can be used to distinguish separate samples of dilute magnesium nitrate and dilute barium nitrate. इन दोनों को सेपरेट करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? तो सिंबल इज दिस कि भाई आपके पास जो बैरियम सल्फेट होता है वो आपके पास इनसॉल्युबल जो होता है वो व्हाइट एसिडेट्स प्रोड्यूस करता है। अगर आपको याद हो ओ लेवल्स में भी आपने सल्फेट के टेस्ट में इसको पढ़ा था। तो सिंपली यू कैन ऐड व्हाट, यू कैन ऐड एनी सॉल्युबल सल्फेट ओवर हियर। तो मैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देता हूँ। कैन से दैट ऐड सल्फ्यूरिक एसिड, ऐड सल्फ्यूरिक एसिड। आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दें, अदरवाइज और यू कैन इवन ऐड व्हाट, यू कैन इवन ऐड सोडियम सल्फेट। कोई सा भी सॉल्युबल सल्फेट आप ऐड कर दें, सोडियम सल्फेट हम ऐड कर दें तो क्या होगा आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ मैग्नीशियम और बैरियम सल्फेट बन जाएंगे दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। White precipitates of barium sulfate form as magnesium sulfate is soluble in water। तो उसके तो बनेंगे नहीं, वो soluble in water है। आपके पास बैरियम अगर होगा वहां पर तो वहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे बैरियम सल्फेट के। मैग्नीशियम होगा तो डेफिनेटली प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। After that, describe what is observed when strontium iodide reacts with concentrated sulfuric acid। अगर आप स्ट्रॉन्शियम आयोडाइड को रिएक्ट करा दें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से तो बच्चों क्या होगा आपके पास? आपको पता है आयोडाइड्स जो होते हैं आपके पास वो बड़े स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो जब आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे तो पहले तो वो HI बनाएंगे, फिर वो HI भी आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि वहां पर या तो अगर आप डार्क ग्रे सॉलिड लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं आयोडीन को, या आप पर्पल गैस लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पर्पल वेपर्स भी लिख सकते हैं आप, पर्पल वेपर्स अपियर्स। एक ऑब्जर्वेशन तो आपके पास ये हो जाएगी। दूसरी ये कि आपके पास स्ट्रॉन्शियम आयोडाइड एक आयोनिक कंपाउंड है तो इट मस्ट बी सॉलिड। तो ये सॉलिड होगा, ये व्हाइट सॉलिड होगा क्योंकि ग्रुप 2 का है, कलरफुल तो नहीं होगा ये। तो ये भी गायब हो सकता है क्योंकि जब आप इसको रिएक्शन करेंगे तो ये जो है वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। दूसरा ये कि आपके पास यहाँ पर HI बनेगा इनिशियली तो उसके आप स्टीम फ्यूम्स भी लिख सकते हैं, एफर्वेसेंस भी लिख सकते हैं, और ये सारी बातें आपके पास हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पर एफर्वेसेंस लिख रहा हूँ, या मिस्टी फ्यूम वुड बी मोर बेटर वर्ड, मिस्टी फ्यूम्स। जब कभी भी आपके पास HCl, HBr या HI बने तो आप स्टीमी फ्यूम्स या मिस्टी फ्यूम्स लिख सकते हैं। ठीक है, then after that we have compound X and anhydrous group 2 bromide is dissolved in water and titrated against aqueous silver nitrate. A solution containing 0.25 grams of X required 33.65 centimeter cube of 0.0500 mole per deciliter silver nitrate for complete reaction. Identify X। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है भाई, सबसे पहले तो आपने निकाल लेने हैं यहाँ पर इसमें आप सबसे पहले मोल्स निकालने की कोशिश करें। मोल्स ऑफ एक्स कैसे निकलेंगे? तो मोल्स ऑफ एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। आप देख सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के बारे में आपको सब कुछ गिवन है, ठीक है ना। 33.65 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.0500 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो सबसे पहले इसके मोल्स निकालें। चलें आप लोग ये खुद सॉल्व करें, इसको पहले सॉल्व करके मुझे दिखाएं तो किया। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने मोल्स निकालने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास दोनों चीजें गिवन है तो आप मोल्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप निकाल लें मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जब आप निकालोगे बच्चों तो कितने मोल्स आएंगे आपके पास? यू कैन सी दिस कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है। सो कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब हो सो यू मस्ट नीड टू डिवाइड इट बाय 1000। कॉन्सेंट्रेशन इज 0.05, वॉल्यूम इज 33.65 ओवर 1000। तो कितने मोल्स आए आपके पास बच्चों? चेक कर लेते हैं। आपके पास मोल्स आए हैं कितने?
इसको चेक कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास 33.65 ओवर 1000 इंटू 0.05। ये बन रहे हैं आपके पास मोल्स 0.00168। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इक्वेशन नीचे आप लोगों ने लिख दिया, वो कह रहा है ग्रुप 2 का ब्रोमाइड है ना, वो कह रहा है ग्रुप 2 का ब्रोमाइड है तो उसका फॉर्मूला बनेगा X, वी डोंट नो दिस ना, तो XBr2 बनेगा। तो जब ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलेगा तो यही रिएक्शन होगा आपके पास, ठीक है ना। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, अगर आप देखते हैं तो रिलेशन आपके पास है this is 2:1। अगर आप बैलेंस इक्वेशन लिखते हो तो 2:1 का रिलेशन है। तो व्हाटएवर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट you have, the half of that would be the number of moles of your unknown group 2 member bromide। ठीक है, तो अगर आपने मोल्स निकालने हैं किसके, आपने मोल्स निकालने हैं अननोन वाले एलिमेंट ब्रोमाइड के, तो आप क्या करोगे, इस मोल्स को डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ठीक है भाई, आप इसको डिवाइड बाय 2 करो, आपके पास मोल्स आ जाएंगे कितने, एक्स ब्रोमाइड के मोल्स आ गए हमारे पास 0.00084। इस तरह के कुछ मोल्स आ गए आपके पास। अब आप देखें आपके पास मास गिवन है तो आप एमआर निकाल सकते हो इसका। एमआर कैसे निकलेगा, मास ओवर एमआर होता है, ये क्या हो जाएगा, मास ओवर मोल्स हो जाएंगे, मास ओवर मोल्स हो जाएगा। मास ऑलरेडी वी हैव 0.250, मोल्स हमारे पास आ गए 0.00084, हम इनको डिवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो 0.250 over 0.00084, तो ये आपके पास बनता है 297.6 समवेयर, 297.6 समवेयर बन रहा है आपके पास। ठीक है, अब इसमें से हम ब्रोमीन का मास रिमूव कर देते हैं। इसमें से अगर हम ब्रोमीन का मास रिमूव करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट का मास आ जाएगा, जो भी हमारे पास होगा वो मास आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ब्रोमीन का मास कितना होता है हमारे पास, एक ब्रोमीन का जो एमआर होता है वो 79.9 होता है। तो XBr2 is equals to what, 297.6 तरह के कुछ आ रहा है। ठीक है ना, अगर आप Br का रखते हैं which is 80 होता है, 79.9 होता है, तो इसको अगर आप रखते हैं और आप उसको उस तरफ साइन करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी सबट्रैक्टेड, ये आपके पास सबट्रैक्ट हो जाएगा। वहां जाके तो आपके पास कितना बचेगा बच्चों, देखें इट इज 160, वहां जाके माइनस होगा तो आपके पास 137.6 समवेयर बचने वाला है। 137 समवेयर आपके पास क्या होता है, बैरियम होता है। तो X आपके पास हो गया बैरियम ब्रोमाइड। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. तो ये इस तरह का सवाल आपके पास आ सकता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखिए, मैंने जस्ट रैंडम वैल्यूज यूज किए हैं, मुझे ये डेसिमल वाले एमआर्स याद नहीं है, तो आप पीरियोडिक टेबल यूज कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है ना, मैंने 79.9 ब्रोमीन का यूज नहीं किया, मैंने 80 यूज किया है। सर बैरियम का भी 137.6 हो सकता है, ये हो सकता है 137.4 हो, बट यू कैन यूज एनी वैल्यू ओवर देयर, तो ऑलमोस्ट यही आंसर आपके पास आएगा। बट आप पीरियोडिक टेबल में देख लीजिएगा, डेसिमल वाली जो वैल्यू आपने वो यूज करनी है। चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। Alkenes undergo an addition reaction with a 1:1 ratio mixture of carbon monoxide and hydrogen to form aldehydes. Figure 3.1 shows the reaction of propene with 1:1 mixture of carbon monoxide and hydrogen. Define addition reaction. भाई define addition reaction का मतलब ये होता है, addition reaction में आपके पास एक प्रोडक्ट आती है, लाजमी आपने याद रखना है, when you have one product it would be considered as addition reaction. So you can say that when two or more reactants combine to form a single product, right? और compound भी आप बोल सकते हैं, when two or more reactants combine to form a single product। ये जो single लफ्ज है ना, single product, इसका मार्क मिलेगा आपको, ये आपने याद रखना है। ठीक है, then aldehyde A and B are structural isomers. State the type of the structural isomers shown by A and B. So you can say that कि भाई यहाँ पर आपके पास ये ब्रांच है, ये अनब्रांच है। तो ब्रांच और अनब्रांच आइसोमर्स जो होते हैं, और ब्रांच है नहीं, ये ब्रांच भी हो सकती है, और दूसरा ये कि अगर आप देखें तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी हो सकती है, अगर आप देखें तो। ठीक है ना, एक तो हम इसको चेक कर लेते हैं ब्रांच है भी या नहीं है। 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 ब्रांच भी हो सकती है, ये अनब्रांच भी हो सकती है, और आपके पास साथ साथ ये जो है आपके पास पोजीशन भी हो सकती है एल्डिहाइड की। अगर आप एल्डिहाइड को पूरा फंक्शन को सपोज करते हो, साले कार्बन को अपना यूज करो, तो फिर ये पोजीशन भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको क्या नाम दे सकते हो,
आप इसको बोल सकते हो चेन आइसोमर्स बोल सकते हो इसको, आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप इसको बोल सकते हो, स्टेरियो आइसोमर्स आप इसको बिल्कुल नहीं बोल सकते, और आप इसको पोजिशनल आइसोमर्स बोल सकते हो, आप इसको पोजिशनल आइसोमर बोल सकते हो, पोजिशनल आइसोमर, क्योंकि सर आपके पास जो एल्डिहाइड है उसकी पोजीशन पहले फर्स्ट पे लगी हुई है और फिर सेकंड पे लगी हुई है, हम इसको पोजिशनल आइसोमर भी कह सकते हैं और चेन आइसोमर भी बोल सकते हैं। अगर आप कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है आपके पास उसकी यहाँ पर ब्रांच भी बनी हुई है, तो आप चेन आइसोमर बोल सकते हैं। जी बेटे। सर मैं ये कह रहा था सर, हम इसको लोग इसको चेन आइसोमर्स क्यों बोलेंगे? चेन चेन आइसोमर्स को आइसोमर इसलिए तो एल्केन चेन होती है ना? नहीं, जरूरी नहीं है, ब्रांच तो किसी में भी आ सकती है बेटे। 1 2 3 और ये हो गया 4th कार्बन, ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास ब्यूटेनल, और यहाँ अगर आप देखें तो 1 2 3 कार्बन, ये आपके पास ब्रांच है, ठीक है ना, तो आप इसको ब्रांच भी बोल सकते हैं। वैसे पोजिशनल आइसोमर्स इज द राइट आंसर, ठीक है, आप इसको चेन आइसोमर ना बोलें, चलें आप इसको पोजिशनल आइसोमर बोलें। और अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि सिर्फ अल्केन्स के अंदर ही सर ब्रांच होती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है भाई। यस सर। चलिए उसके बाद वो पूछ रहे हैं आपसे नाम बताए ए का, तो इसमें यू कैन सी दिस दैट वी आर 1 2 3 4 कार्बन्स, 4 कार्बन्स को हम बोलते हैं ब्यूट, और क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो ये हो गया ब्यूटेनॉल, राइट। उसके बाद वो कह रहे हैं कंप्लीट रिएक्शन, द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ प्रोटीन विद 1:1 मिक्सचर ऑफ CO and हाइड्रोजन प्रोड्यूस A and B only the product mixture contain 96% of A and 4% of B, ठीक हो गया। Calculate the mass of A produced in this reaction when 5:10⁻³ kilograms of protein is produced. Okay, so भाई 96% आपके पास 96% आपके पास है, और दूसरा ये कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास 5 ये जो है इसका मतलब है 5000 kg ना, तो प्रोटीन आपके पास जो कि आप यूज कर रहे हो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 96% ए है और 4% आपके पास बी है, तो कैलकुलेट द मास ऑफ ए प्रोड्यूस, आपने 96% वाला निकालना है। जरा जल्दी से निकाल के मुझे बताइए कि क्या आंसर आपके पास आ रहा है। ओके, तो ये चीज आप ओ लेवल से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। प्रोटीन आपके पास इसका जो एमआर है उसको मैं 42 सब देख रहे हैं आप लोग, 42 है, और इसका जो एमआर है टोटल का 72 है, मैंने निकाल दिया सामने आप देख सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ लिख सकते हैं कि भाई 42 kg, डायरेक्ट केजी में वर्कआउट कर रहा हूँ, 42 kg प्रोटीन can produce butanol. How much butanol it can produce? It can produce 72 kg. तो भाई अगर आपके पास एमआर के थ्रू आप करते हो सॉल्व, तो 42 kg होगा तो वो 72 kg बना सकता है। तो अगर आपके पास 5000 kg होगा तो कितना बनेगा ब्यूटेनॉल, बस ये आपने रिलेशन लगाना है, रिलेशन लगाइए, पहले वो निकाल लें कितना आपके पास मास आ रहा है। तो हो गया आपके पास 72 into 5000 ओवर 42, तो आपके पास बनता है ये कोई x का आंसर बनता है आपके पास 8571.43, इतना केजी आपके पास बन रहा है। बट वो कह रहा है कि ये 100% का आंसर आया, वो कह रहा है कि आप 96 का बताएं, तो अगर आपने 96% निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको 96/100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो मल्टीप्लाई विद 96 एंड डिवाइड बाय 100, तो आप देखेंगे कि इसका आंसर आपके पास आ रहा है 8228.57। ऑलराइट बच्चों, ये आंसर आ रहा था आप लोगों के पास। Yes, sir. अगर आप चाहें तो इसको राउंड फिगर करके लिख लें, उसमें भी कोई इशू नहीं है, आप 8229 लिख लें, 8229, ये भी सही रहेगा। आप चाहें तो इसको 8230 भी लिख लें तो भी चलेगा, यहाँ पर इसने हमें कहीं बोला नहीं है, और अगर आप वो आंसर लिखें तो वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। चलें नेक्स्ट चलते हैं। A and B show reactions typical of aliphatic aldehyde. A undergoes a nucleophilic addition reaction with a mixture of HCN and KCN forming compound C. Complete the diagram to show the mechanism for this reaction, include charges, dipole. ये सारी चीजें आपने लाजमी देखनी है, charges, dipole, lone pair, electrons के lone pair, curly arrows, ये सारी चीजें आपने लाजमी ड्रॉ करनी है। And we know that this is nucleophilic addition reaction, so we all know that's how can we complete this.
तो ऑक्सीजन होता है भाई पार्शियल नेगेटिव, कार्बन होता है आपके पास पार्शियल पॉजिटिव, और नाइट्राइल अगर आपके पास होगा तो सबसे पहले नाइट्राइल अटैक करेगा इसके ऊपर, पहले नाइट्राइल अटैक करेगा इसके ऊपर। जब नाइट्राइल इस पर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड आपके पास टूट जाएगा, जो डबल बॉन्ड है ये आपके पास टूट जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास देखें ये सिचुएशन आ जाएगी। एक कार्बन जो है आपके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ है, C3H7 उसके पास ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है ना। ये साइनाइड नाइट्राइल ने इस पर अटैक किया तो नाइट्राइल आके इस पर अटैच हो गया, और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूट गया तो ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया विद लोन पेयर। अभी जो ऑक्सीजन है ये HCN का जो H पॉजिटिव होगा उसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, और उसको अगले स्टेप में अपने अंदर ऐड कर लेगा। ऑलराइट बच्चों, ऐसे होता है। जी सर। देन आपके पास पार्ट बी जो है वो कह रहा है आपसे कि टेबल 3.1 shows information about 3 experiments involving B, complete table 3.1। अब वो कह रहा है आपके पास एक एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, उसमें रिएजेंट क्या डाला है पता नहीं, बट द सॉल्यूशन टर्न्स फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। ऑरेंज टू ग्रीन किसका कलर होता है भाई, ऑरेंज टू ग्रीन जो कलर चेंज होता है वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर चेंज जो होता है, तो आप कह सकते हैं कि आपने इसके अंदर डाला होगा क्या, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6। फार्मूला लिख रहे हैं आपकी मर्जी है, K2Cr2O7, अदरवाइज आप लिख सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट 6। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना आपको जरूरी होगी। सेकेंडली वो कह रहा है सिल्वर मिरर फॉर्म। सिल्वर मिरर फॉर्म हो रहा है भाई, सिल्वर मिरर फॉर्म होता है टॉलेंस रिएजेंट में, तो आप कह सकते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और टॉलेंस रिएजेंट, राइट बच्चों। और फिर वो लास्ट में कह रहा है आप ब्रोमीन एक्वस ऐड कर रहे हो, तो ब्रोमीन का जो कलर होता है वो कैसा चेंज होता है, ब्रोमीन का कलर चेंज होता है पर्पल टू कलरलेस। बट आपने जरा देख लेना है कि ये डाल किसमें रहे हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन विद बी, बी से देख लेते हैं बी क्या चीज है। बी के अंदर तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो अगर आप इसके अंदर डालते हैं फॉर सपोज ब्रोमीन, सो इट वॉन्ट वर्क, सो यू कैन से दैट नो रिएक्शन, राइट बच्चों। ये लास्ट में देख लीजिएगा, जज्बात में आके यहाँ पर पर्पल टू कलरलेस ना लिख लीजिएगा, सॉरी ब्राउन टू कलरलेस ना लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि ब्रोमीन आप डाल किस चीज में रहें, वो वर्क करेगा भी या नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर देखें सी कंपाउंड को मैं देखा था, मैं समझ सी में डाल रहा हूँ लेकिन वो बी में डाल रहा हूँ, और बी के अंदर भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, तो डेफिनेटली इट वोंट वर्क। आफ्टर दैट 3B आपके पास जो है पार्ट 3 जो है वो क्या कह रहा है, बी C4H8O is oxidized by alkali potassium manganate as well, or complete the equation for the reaction, use O to represent one atom of oxygen from the oxidizing agent। डेफिनेटली जब आप K4 से ऑक्सीजन आती है तो वो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, उसकी वजह ये है कि ये एयर वाली ऑक्सीजन नहीं है बल्कि K4 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो जब आप इसको ऑक्सीडाइज कराओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास एक ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, सो इट वुड बी लाइक दिस। ऑलराइट बच्चों। सर जी बेटे। सर इन पार्ट भी जो आपने मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाई है सर, उसके अंदर HCN नहीं होता? ये जो HCN है ये यहीं से तो आया है, ये HCN तो है। नहीं सर, अगर हम लोग HCN अगर पूरा डिस्प्लेड फार्मूला बनाए तो सर वो वैसे बनाना है या फिर जैसे आपने बनाया वैसे हम लोग बनाए? आप दोनों बना सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है, लेकिन नीचे वाले में आप NaCN मत बना दीजिएगा, क्योंकि वो NaCN आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। सर मतलब हम ठीक है, लोग नीचे भी HCN बनाए और ऊपर भी HCN बनाए तो सर मतलब मार्क्स मिल जाएंगे ना? ये वाला जो CN है ये NaCN से आया है, तो इसमें आप HCN नहीं बना सकते, ऊपर बना सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपके पास आ गया, वो कह रहा है C is a chiral molecule, circle any chiral center in the structure of C shown in figure 3.2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा कार्बन ऐसा है जो कि chiral है, you can see this, ऐसा कार्बन जिसके 4 डिफरेंट बॉन्ड बने हुए हों। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका एक हाइड्रोजन के साथ है, एक हाइड्रोक्सिल के साथ है, एक नाइट्राइल के साथ है, और एक पूरा C3H7 के साथ है। तो this carbon is going to be chiral center। All right, बच्चों। Then when propene reacts with carbon monoxide and an excess of hydrogen and alkane and a mixture of alcohol are formed instead, the alcohol are isomer of each other, suggests the molecular formula of the alkane and the alcohol that are formed under these conditions। आपने बताना है नाम उस अल्केन का जिससे ये काम हो रहा है, तो आप बता सकते हैं क्या, ये डेफिनेटली एटलीस्ट ये काम जो होगा वो किससे होगा, वो एटलीस्ट 3 कार्बन वाले से हो सकता है, इससे पहले तो ये काम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आइसोमर्स की भी वो बात कर रहा है, ठीक है ना।
तो आपके पास 3 कार्बन वाला अगर अल्केन होगा, तो अगर उसके अंदर आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो उसके अंदर एक कार्बन और ऐड हो जाएगा और उस अल्कोहल बना देगा उसको, तो वो आपके पास 4 कार्बन वाला अल्कोहल बन जाएगा C4H10O। ओके बेटे। उसके बाद डी पार्ट है आपके, क्या कह रहे बेटे? रिपीट कर दें। देखो ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ सवाल पढ़े आप, व्हेन प्रोपीन reacts with CO and excess hydrogen, ठीक है ना, an alkane and a mixture of alcohols are formed, ठीक है ना। यानी प्रोपीन को अगर आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा आपके पास, प्रोपेन बनेगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये है आपके पास C3H8 बन सकता है, ठीक है ना, C3H8 बन गया आपके पास, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास क्या बन सकता है, आपके पास अल्कोहल बन सकता है, अल्कोहल बन सकता है, उसका मिक्सचर बन रहा है, अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल आर फॉर्म। The alcohol are isomers of each other. अल्कोहल जो है आपके पास क्या है, एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो भाई आपके पास आइसोमर बनेंगे C4H10O हो सकता है आपके पास इसके आइसोमर्स। आपके पास अल्कोहल के आइसोमर्स कब बनेंगे, जब उसके पास एटलीस्ट 4 कार्बन होंगे। 3 कार्बन तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, वहां पर एक कार्बन उसमें ऐड होगा। आप देख सकते हैं कि प्रोटीन में 3 कार्बन होंगे, तो आप इस रिएक्शन करेंगे तो 4 कार्बन इसमें भी बन रहे हैं ऊपर वाले में। इससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हर, जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हो तो एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है। आप देखें यहाँ पर भी 3 कार्बन थे, आपने कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराया, एक कार्बन बढ़ गया, यू कैन सी दिस, है ना। तो एक कार्बन आपके पास बढ़ रहा है, तो जब आप प्रोटीन का रिएक्शन कराओगे तो मिक्सचर ऑफ अल्कोहल बन रहा है। तो आइसोमर तो प्रोटीन के, प्रोपेनॉल के भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास एक कार्बन आपको बढ़ाना है क्योंकि आप कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो ऐड करा रहे हो, तो एक कार्बन भी तो ऐड होगा ना उसके अंदर, ठीक है। ओके सर। उसके बाद द रिएक्शन ऑफ इथीन C2H4 with a 1:1 mixture of carbon monoxide and hydrogen is shown in equation 1। और C2H4 का रिएक्शन से दिखा दिया है। देखो इसके अंदर भी 2 कार्बन है, एक कार्बन इसमें ऐड हुआ तो कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, है ना। And atmospheric pressure a cobalt based catalyst is used in this reaction। State and explain the effect of using catalyst on this reaction। catalyst यूज करने से क्या फायदा होगा बच्चों इसमें? एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। आप बोलेंगे increase, speeds up the reaction and remain unchanged। yes, increase the rate of reaction। एक तो catalyst का काम ये है, और करता कैसे है, by providing alternate path to the reaction, by providing alternate path, or you can even say that lowering the activation energy। activation energy को क्या करता है, लो कर देता है, ठीक है। उसके बाद आ जाए आप, इसके बाद explain why the yield of CH3CH2CHO increases when overall pressure of the reaction mixture is increased। अब आप देखें आपके पास यहाँ पर ये गैसियस 1 मोल है, यहाँ पर आपके पास 1 2 3 मोल्स हैं, ठीक है ना। जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन जाता है जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे हो, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम हो, लेसर हो, ठीक है ना। तो सिंपल इस आपने यही बात यहाँ लिखनी है। आप क्या लिखेंगे, increase pressure shift the equilibrium towards less number of gaseous moles, ठीक है। increase pressure shifts the equilibrium towards less number of gaseous moles। और इसके साथ साथ आप लिख लीजिएगा that are on the right hand side, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है थर्ड पार्ट, यूज इंफॉर्मेशन इन टेबल 3.2 कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्म, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन ऑफ द इन द इक्वेशन 1। सो यू कैन से दैट आपको फॉर्मेशंस दी गई हैं भाई, फॉर्मेशंस दी गई हैं आपको, और आपको एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालना है। इट्स क्वाइट सिंपल फॉर अस कि भाई आपके पास ये इसकी फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कितनी है, 52 है, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कितनी है, इसकी फॉर्मेशन आपके पास 111 है, ठीक है ना। और इसकी फॉर्मेशन आपके पास 187 है, और डेफिनेटली इसकी फॉर्मेशन 0 होगी क्योंकि ये एलिमेंट है, ये आपने निकालना है। वी नो दैट कि भाई जो एरो आपके पास सेम डायरेक्शन में होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो ये तीनों ये सब ऐड हो जाएंगे और ये इसके अपोजिट है, तो ये इक्वल टू उस तरफ चला जाएगा। यू कैन से दैट 52 प्लस 111 प्लस x इज इक्वल टू 187, ठीक है ना। फिर आपके पास x ऐसी रहेगा, 187 ऐसी रहेगा, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला मान जाके माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आएगा भाई,
आप देख सकते हैं it would be somewhere 128 kilojoules per mole. All right बच्चों, then the reaction mixture is cooled to collect CH3, CH2, CH2 as a liquid. Identify all types of van der Waals forces that are present between molecules of CH3, CH2 और CHO. इसके अंदर कौन कौन सी डायपोल्स मौजूद हो सकते हैं? देखिए इसके अंदर CH3, CH2 है, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड डायपोल भी प्रेजेंट हो सकती है, इंड्यूस्ड डायपोल प्रेजेंट हो सकती है, राइट बच्चों और नॉट? हो सकती है। बच्चों इज दैट क्लियर? सर अगर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख दें तो सर एक ही बात हो जाएगी ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आप लिख सकते हैं क्योंकि CHO है, इसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। उसकी जगह आप परमानेंट डायपोल लिख दें, दैट वुड बी ग्रेटर, क्योंकि आपके पास CHO जो है उसके अंदर परमानेंट डायपोल भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कार्बन और जो आपके पास ऑक्सीजन है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आता है, तो आप परमानेंट डायपोल लिख लें, ठीक है, परमानेंट डायपोल। हाइड्रोजन बॉन्ड भी आप देख सकते हैं, CHO हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करता है, राइट। So let's move on towards this question. Question number 4 आप देख सकते हैं यहाँ पर एक काफी बड़ी रिएक्शन स्कीम दी हुई है आपको, और वो आपसे क्या कह रहा है? State the reagent and condition used to form E in reaction 1. रिएक्शन 1 में E बन रहा है, ब्रोमीन को हटाकर डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है ना, ये देखना जरूरी है। हैलोजिनो अल्केन से अल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है, हैलोजिनो अल्केन से अल्कीन में जा रहा है, इसका मतलब ये कि आप क्या यूज कर रहे होंगे? इथानॉलिक NaOH, या आप लिख सकते हैं NaOH इन इथेनॉल, और डेफिनेटली आपके पास NaOH आयोनिक कंपाउंड है, इथेनॉल आपके पास क्या है? कोवेलेंट है, तो आप इसको क्या करेंगे? प्लस हीट अंडर रिफ्लक्स, आप इसको करेंगे हीट अंडर रिफ्लक्स ताकि कंप्लीट रिएक्शन हो सके। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वन रिपीट यूनिट फॉर द एडिशन पॉलीमराइजेशन दैट फ्रॉम E। तो E से आपके पास कौन सा पॉलीमर बनेगा, आपने ये बनाना है। देखो ये ब्यूटूइन है, तो ब्यूटूइन जो होता है आपके पास वो इस तरह से होता है, आपके पास ये ब्यूटूइन होता है, ठीक है ना, ये ब्यूटूइन है। आपने क्या करना है? डबल बॉन्ड हटाना है और एक्सटेंडेड बॉन्ड बना देना है, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या? पॉलीमर ऑफ दिस, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर आपके पास ये हो गया, और क्या करें? E also form when F is heated strongly in the presence of an aluminum oxide catalyst. Write an equation for this reaction. अच्छा जी, E आपके पास बन सकता है अगर आप क्या करें? F को हीट करें। Where is F? F is आपके पास you can see this is F you have, right? So इसको आप लिख सकते हैं, ये 4 कार्बन है आपके पास, ठीक है। So you can even write in condensed form, you can even write in molecular form, they are not mentioned over here, तो आप जिस तरह चाहें लिख सकते हैं। तो मैं इसको कंडेंस फॉर्म में लिख देता हूँ, CH3 CHOH CH2 CH3, ठीक है। अगर आप इसके अंदर से रिमूव करना चाहते हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो आप इसमें कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हैं, अमोनियम ऑक्साइड भी डाल सकते हैं। इसके लिए टेम्परेचर 350 होता है, आपको चाहिए हुआ लाजमी याद होना चाहिए आपको, और फिर आपके पास क्या बन जाएगा? ब्यूटीन बन जाएगा, विच इज CH3 CH CH3, और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। इसको आप डिहाइड्रेशन भी बोलते हो, इसको आप एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हो, ठीक है। प्रेडिक्ट व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 में आप देखें, आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला है इथेनॉल के अंदर, और आपके पास वहां ब्रोमाइड था, तो आपके पास डेफिनेटली सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा, जिसके आपके पास क्रीम प्रेसिपिटेट्स होते हैं। So you can say that cream precipitates. Identify the yellow precipitates and the organic ion formed in reaction 3. Organic reaction 3 आपके पास है reaction 3। देखें आप आयोडीन, अल्कलाइन आयोडीन डाल रहे हैं, तो येलो प्रेसिपिटेट्स जो होंगे आपके पास वो किसके होंगे? आयोडो, जो आपके पास आयोडो फॉर्म रिएक्शन है, इसके अंदर ट्राई आयोडो मीथेन के ये प्रेसिपिटेट्स होंगे, और इसका कलर कैसा होता है बच्चों? येलो प्रेसिपिटेट्स होते हैं ये। और जो बाकी वाला आयन बचेगा वो क्या होगा, आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर आपके पास ये चीज रिमूव हो रही है, तो आपके पास 1 2 3 कार्बन बचते हैं, तो इन 3 कार्बन का आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, क्योंकि ये आयन बोल रहा है, तो आप इसको बोल सकते हो CH3 CH2 COO नेगेटिव, ठीक है भाई। नेक्स्ट स्टेट द टाइप ऑफ द रिएक्शन दैट अकर इन रिएक्शन 4। रिएक्शन 4 में आप देखें KCN डाला जा रहा है इथेनॉल, तो आपके पास KCN इथेनॉल में जब डाला जाता है तो ये Cr को CN से रिप्लेस करने के लिए कराया जाता है, एंड दिस इज आल्सो व्हाट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
ये भी हैलोजन केन का एक रिएक्शन है which is न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. ठीक है, उसके बाद रिएक्शन 5 is similar to the reaction of lithium aluminum hydride with carboxylic acid to form alcohol, suggests the role of lithium aluminum hydride. So this is one of the reducing agent, the best reducing agent. So you can say that the role of this is a reducing agent. All right, bachcho. Then after that, they are saying figure 4.2 shows the infrared spectrum of one of the compound D, E, F, G, or H. Use the information from the table 4.1 on page 14 to identify which of the compound D, E, F, G, or H produce the infrared spectrum of this. ठीक हो गया, चलो देख लेते हैं भाई. आपके पास यहाँ पर ये पूरा गिवन है आपके पास, आप इसको देख सकते हो. ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि ये क्या चीज है, डी है, ई है, एफ है, जी है या एच है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट आपके पास कंपाउंड्स हैं. सबसे पहले तो आप पीक देखें, 2000 से बाहर जो एक आपके पास शार्प पीक आ रही है, किस चीज की आ रही है? ये जो 2000 के बाद आ रही है 21, 2200 और 2300 के दरमियान कोई पीक आ रही है, ये पीक किसकी होगी? जरा देखते हैं. 2200 और 20, ये देखें, एक पीक आपको यहाँ नजर आ रही है व्हिच इज दिस. ये पीक आपको नजर आ रही है. ठीक है, तो नाइट्राइल आपके पास हो सकता है. उसके अलावा तो कोई पीक नहीं है. आप देख सकते हैं 2200 के ऊपर नहीं, और कोई पीक नहीं है. उसके अलावा यहाँ पर एक और पीक है जो कि 3000 के ऊपर आपको नजर आ रही है. ठीक है, 3000 के ऊपर पीक किसकी होती है भाई? देख सकते हैं हम 3000 आपके पास 3100 आप देख सकते हैं कहाँ पर है. 3000 थोड़ी सी पहले है. ठीक है ना, तो 3000 से थोड़ी सी पहले, इसका मतलब ये है कि ये वाली एक्सेप्टेबल हो सकती है. ठीक है ना. उसके अलावा आप देखें ये जो है 3000 से ऊपर है, ये 25 से लेकर 3000 आपको पता है कार्बोक्साइल, हाइड्रोक्साइल होते हैं, बड़ी बड़ी पीक्स होती हैं. यहाँ पीक नहीं होती है. तो ये आपके पास कार्बन हाइड्रोजन की और कार्बन नाइट्रोजन की ट्रिपल बॉन्ड की है. तो कौन सा कंपाउंड है जिसमें नाइट्राइल है? जी आपके पास मौजूद है, जिसको आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर नाइट्राइल्स मौजूद हैं. यू कैन से दैट जी. और इसका बेहतरीन आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके पास 22 से 2250 तक आ रहा है. तो आप बोल सकते हैं कि आपके पास एब्जॉर्प्शन पीक, एब्जॉर्प्शन एट 2200 से लेकर 2250 सेंटीमीटर क्यूब जो है, ये सेंटीमीटर इनवर्स ये कंफर्म कर रहा है. इट कंफर्म्स नाइट्राइल ग्रुप. ठीक है भाई, तो इस तरह आप लिख सकते हैं. उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक लास्ट पार्ट है, द मास स्पेक्ट्रम ऑफ डी, द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक इज 3.4 लिखा हुआ है. ठीक है, प्रेडिक्ट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द M+2 पीक ऑफ डी. इसके अंदर आपके पास रिलेटिव अबंडेंस जो होगी वो क्या होगी? ठीक है ना, 3.4. अच्छा जी, 3.4 आपके पास डी है. डी क्या चीज है भाई? देख सकते हैं हम, डी में आपके पास ब्रोमीन है. तो भाई डी के अंदर अगर आपके पास ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के अबंडेंस हमें पता है. ब्रोमीन के जो दो आइसोटोप्स होते हैं, दोनों जो है 50-50% होते हैं. So you can say that relative abundance of bromine is the relative abundance of bromine is 50% of bromine 79 and 50% of bromine 81. We have two isotopes of bromine and both of them having almost equal proportion in the nature. All right, every one of you, over here the paper is over. Is that clear, every one of you?